गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और आप सभी लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे, घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथ में महाविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ भी उठा रहे होंगे। तो चलिए आज हम ऑनलाइन क्लास में एक टॉपिक लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य होता है कि जहां पर क्रेता विक्रेता वस्तु का क्रय विक्रय एक प्रतियोगिता के आधार पर करे और दोनों में से कोई भी व्यक्तिगत रूप से वस्तु को प्रभावित न कर पाए। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु का प्रत्येक उत्पादक का उत्पादन के लिए जो मांग होती है वो पूर्णता लोचदार होती है। यदि ये सारी चीजें किसी बाजार में हमको देखने मिले तो वो बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए कुछ दशाओं का होना बहुत जरूरी होता है या कुछ विशेषताओं का होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। उसमें से कुछ विशेषताओं को हम लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या का होना पूर्ण प्रतियोगी बाजार की सबसे पहली और सबसे आवश्यक शर्त होती है। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता विक्रेता इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि दोनों में से कोई भी चाहे तो वस्तु की कीमत को प्रभावित कर ले तो वो ऐसा नहीं कर सकते। यदि क्रेता चाहे कि वो अपनी मांग में कमी वृद्धि करके कीमत को प्रभावित कर ले तो वो ऐसा नहीं कर सकता, और यदि विक्रेता चाहे कि वो अपनी पूर्ति में कमी वृद्धि कर ले और कीमत को प्रभावित कर ले तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी बाजार की कीमत को प्रभावित, बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर दूसरा, वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता की एक और महत्वपूर्ण शर्त ये होती है, इसमें जो वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं बिल्कुल एक जैसी होती है। गुण, आकार, पैकिंग, रंग, रूप, इस सब चीजों में वस्तु बिल्कुल एक जैसी होती है। यही कारण होता है कि वस्तु की जो कीमत होती है पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। फिर तीसरा ये होता है कि फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। तो पूर्ण प्रतियोगिता की एक शर्त ये भी होती है कि इसमें फर्में आसानी से उद्योग में प्रवेश कर जाती हैं और जब चाहे निकल जाती हैं। क्योंकि जब फर्में देखती हैं कि किसी उद्योग को लाभ हो रहा है तो सभी फर्में प्रवेश करेंगी, और जब सब फर्में एक साथ मिलकर जब उत्पादन करती हैं तो जब उत्पादन करती है तो उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगता है, और जब बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी कीमत अपने आप गिरने लगती, तो जो अतिरिक्त लाभ होता है वो समाप्त हो जाता है और जो फर्में प्रवेश की रही होती हैं वो पुनः वापस निकल आती हैं। तो इस तरह से फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। फिर क्रेताओं विक्रेताओं को भी बाजार का पूरा जानकारी होती है, पूरा ज्ञान होता है। क्रेताओं को मालूम है कौन सी वस्तु कहाँ पर किस कीमत पर बेची जा रही है। साथ में विक्रेताओं को भी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु को विक्रेता किन कीमत पर कहाँ पर बेच रहे हैं। और यही सब कारण होता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की जो कीमत होती है सिर्फ एक होती है। एक और विशेषता होती है कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से आ जा सकते हैं। और यदि उत्पादक देखता है कि कोई साधन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, अकुशल है, तो वो उसके स्थान पर दूसरे साधन को काम पर लगा सकता है। इसकी एक और विशेषता होती है यातायात लागतों की अनुपस्थिति। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम यातायात लागतों को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि यदि यातायात लागत को हम शामिल कर लेंगे तो फिर वस्तु की कीमत एक नहीं रहेगी, वस्तु की कीमत कई हो जाएंगी। क्योंकि यातायात लागत को शामिल करना तो वो वस्तु की कीमत में भी शामिल हो जाएगा, और जैसे जैसे यातायात लागत में कमी या वृद्धि होगी वस्तु की कीमतें अलग अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको यातायात लागतों को भी शामिल नहीं करते हैं। तो ये सारी जो दशाएं हमने देखी, ये सब दशाएं यदि किसी भी बाजार में यदि पाई जाती हैं तो वो बाजार एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। लेकिन ये जो दशाएं हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिए जो जरूरी हैं, ये हम व्यवहार में हमको कहीं देखने नहीं मिलता। ये सारी दशाएं जो है काल्पनिक है, वास्तविक जगत में तो हमको कहीं दिखाई ही नहीं देती है। क्योंकि वास्तविक जगत में ऐसा कहीं नहीं होता है कि क्रेता विक्रेता इतने ज्यादा हों कि वो वस्तु की कीमत को प्रभावित न कर पाए।
क्रेता विक्रेता कम भी हो सकते हैं और वस्तु की कीमत को भी प्रभावित कर सकते हैं। और जो उत्पादन के साधनों को हमने माना कि पूर्ण गतिशील होते हैं, तो ये पूर्ण गतिशीलता नहीं होती है। जैसे हम श्रम और पूंजी को ही लें, श्रम और पूंजी में भी गतिशीलता में बाधा उपस्थित होती है। फिर फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन भी इतना स्वतंत्र नहीं होता जैसा कि इसमें मान लिया गया है। जो पूंजी का अभाव है, तकनीकी ज्ञान है या और भी दूसरी चीजें होती हैं, सरकारी हस्तक्षेप है, ये फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर बाधाएं उपस्थित करती हैं। फिर इसके अलावा यदि आज हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में तो जो सरकार है, सरकार का हर चीज में हस्तक्षेप है। वस्तु की क्रय विक्रय उत्पादन सब चीजों में सरकार का हस्तक्षेप है। तो ये सब चीजें हमको कहीं भी वास्तविक जगत में देखने नहीं मिलता है कि जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दशाएं देखी। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक पूर्ण रूप से काल्पनिक है और अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो अब हम इसके अंतर्गत एक और चीज देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य के सामान्य संतुलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि मूल्य के जो सामान्य संतुलन का सिद्धांत है या कीमत निर्धारण के संबंध में जो हमारे प्राचीन अर्थशास्त्री थे उनमें आपस में मतभेद था और दोनों में काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। जैसे रिकार्डो ने कहा कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसकी पूर्ति मतलब लागत के द्वारा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जेवेंस और बालरस जैसे अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि वस्तु की जो कीमत का निर्धारण है उपयोगिता मतलब मांग के द्वारा निर्धारित होता है। और ये विवाद दोनों में काफी लंबे समय तक चलता रहा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण किससे होता है, मांग से होता है या पूर्ति से होता है। तो जिस प्रकार से मार्शल ने इस विवाद को समाप्त किया, उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि एक कैंची होती है तो हम विवाद ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कैंची में दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। अब हम विवाद कर सकते हैं कि कपड़ा कैंची का ऊपर का हिस्सा काट रहा है या कैंची का नीचे का हिस्सा काट रहा है। तो जिस प्रकार कपड़ा काटने के लिए हमको कैंची के दोनों हिस्सों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु के मूल्य का निर्धारण करने के लिए हमको मांग और पूर्ति इन दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। और दोनों में से यदि कोई भी एक ना हो तो वस्तु की मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। मतलब दोनों शर्तों का होना कीमत निर्धारण के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अब संतुलन मूल्य कहाँ होगा? तो संतुलन मूल्य वहां पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां दोनों आपस में बराबर हो जाएं। मतलब बाजार में स्थिरता की स्थिति हो, कहीं भर भी परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन बाजार में दिखाई ना दे, परिवर्तन अनुपस्थित हो जाए। मतलब जिस बाजार में क्रेता खरीदने के लिए तैयार हो जाए और विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाए, वहीं पर संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक बार बाजार में भी संतुलन मूल्य का निर्धारण हो जाएगा तो क्या वो हमेशा बना रहेगा? तो नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं ऐसा नहीं होता है। यदि मांग और पूर्ति जो शक्तियां बाजार को प्रभावित कर रही हैं, यदि बाजार को प्रभावित जो शक्तियां कर रही हैं मांग के में यदि परिवर्तन हो जाए या वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो जो संतुलन मूल्य स्थापित हुआ है वो टूट जाएगा और फिर एक नया संतुलन मूल्य फिर से स्थापित होगा जब परिवर्तन के बाद। तो इस तरह से संतुलन मूल्य एक बार स्थापित हो जाने के बाद जरूरी नहीं कि वो हमेशा बना ही रहे। अब इसमें हम देखेंगे कि मांग के जो कीमत निर्धारण है, वस्तु के मूल्य में जो कीमत का निर्धारण है, इसमें मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां जब इतनी महत्वपूर्ण है तो हम दोनों पक्षों को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि वस्तु की मांग। अब वस्तु की मांग कौन करता है? तो वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है। उपभोक्ता क्यों करते हैं वस्तु की मांग? क्योंकि उपभोक्ताओं को उस वस्तु में उपयोगिता नजर आती है, क्योंकि उस वस्तु के उपभोग से उनकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, इसलिए वो वस्तु की मांग करते हैं। तो अब वो वस्तु का कितना मूल्य देंगे या उसकी कितनी मात्रा खरीदेंगे, तो वो वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो अब जो वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होगा वो उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा होगा। और मांग का नियम भी यही कहता है कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। ये जो वस्तु की मांग है इस नियम को पूरा करती है। दूसरी तरफ पूर्ति पक्ष को लेते हैं तो
वस्तु की पूर्ति कौन करता है? उत्पादक करते हैं। और जब कोई भी उत्पादक वस्तु की पूर्ति करेगा तो उसको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लागत वहन करनी पड़ती है। और जब कोई भी उत्पादक वस्तु की पूर्ति करके उसको बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा तो वो चाहेगा कि हमको वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले। वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, वो वस्तु की लागत से कम कीमत लेने को तैयार कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो उसको हानि उठानी पड़ेगी। और पूर्ति का नियम भी यही कहता है कि अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति, कम कीमत पर कम पूर्ति। तो इस तरह से अब हम इन दोनों चीजों को, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वस्तु की मांग। वस्तु की मांग को यदि हम चित्र की सहायता से देखें तो हमने एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई है। डी ये हमारा मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसमें हम देखते हैं यदि वस्तु की कीमत OM है तो मांगी जाने वाली मात्रा ON है। अब यदि किसी कारणवश वस्तु की कीमत गिर के OM से OM1 हो जाती है तो यहाँ पर वस्तु की जब कीमत गिरी तो वस्तु की मांग ON से बढ़ के ON1 हो गई। अब इसमें जब वस्तु की कीमत OM रहती है तो कीमत अधिक है, मतलब वस्तु को जो भोगता है उसकी लिए उपयोगिता ज्यादा है, तो वो उपयोगिता PM के बराबर है। और जब कीमत गिरी तो इसका मतलब है कि अब वो वस्तु उसके लिए जितनी ज्यादा उपयोगिता उसके लिए कम हो गई है। तो वहां पर यहाँ वस्तु की जो उपयोगिता है P1N1 है। तो ये भी मांग के नियम का पूरा पालन कर रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। दूसरी तरफ हम पूर्ति पक्ष लेते हैं। तो इसमें देखते हैं वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति को हमने एक्स अक्ष पर दिखाया है और वस्तु की जो मांग है उसको हमने वाई अक्ष पर दिखाया कीमत को। SS हमारा पूर्ति वक्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि वस्तु की कीमत OM है तो वस्तु की जो पूर्ति है वो ON है, और वस्तु की यदि कीमत बढ़ के ON से ON1 हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति भी ON से बढ़ के ON1 हो जाती है। क्योंकि जो पूर्ति का नियम यही कहता है कि अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति और कम कीमत पर कम पूर्ति। तो यहाँ पर जब कीमत बढ़ती है तो विक्रेता अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा दे रहा है, और जब कीमत घटती है तो पूर्ति को घटा देता है। और यही कारण है कि जो सीधा संबंध है कीमत और पूर्ति के बीच में, सीधा संबंध है, और यही कारण है कि ये वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अब मांग और पूर्ति इन दोनों के आधार पर ही मूल्य का निर्धारण होता है। तो चलिए हम देखते हैं मूल्य का निर्धारण। मांग और पूर्ति में संतुलन किस प्रकार होता है। अब मांग और पूर्ति में ये जो दोनों क्रेता विक्रेता जब किसी बाजार में आ जाते हैं तो वस्तु का मूल्य जो होता है विपरीत दशाओं में खींचा जाने लगता है। क्रेता अपनी तरफ खींचता है, विक्रेता अपनी तरफ खींचता है। क्रेता चाहता है कि हमको वस्तु की कम से कम कीमत मिले और विक्रेता चाहता है कि हमको वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले। तो दोनों वस्तुओं को विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि DD मांग वक्र है और SS पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। मतलब ये जो E बिंदु है यही हमारा संतुलन मूल्य है। यहाँ पर वस्तु की कीमत OP है और वस्तु की जो मांगी और पूर्ति दोनों OQ के बराबर है। अब यदि मान लीजिए बाजार में किसी कारणवश वस्तु की जो कीमत है OP से बढ़ के OP1 हो जाती है तो यहाँ पर हमारी मांग A1A P1A हो जाती है और वस्तु की जो पूर्ति है P1B हो जाती है। मतलब A और B ये अतिरिक्त पूर्ति को दिखा रहा है और वहीं पर हमारा संतुलन मूल्य भी बदल जाएगा। अब यदि मान लीजिए किसी कारणवश वस्तु की जो कीमत है OP से घट के OP1 हो जाए तो यहाँ पर वस्तु की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी और वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो वस्तु की पूर्ति P2R और वस्तु की जो मांग है P2T, क्योंकि मांग का नियम यही कहता है कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग, और पूर्ति का नियम कहता है अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति और कम कीमत पर कम पूर्ति। तो यहाँ पर ये दोनों नियमों का पूरा पालन हो रहा है। अब संतुलन मूल्य जो टूटता है तो वहां पर स्थापित होगा जहां पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होंगी और तो केवल E बिंदु ही हमारा संतुलन मूल्य होता है जहां पर क्रेता खरीदने को और विक्रेता बेचने को तैयार हो जाता है और यहाँ पर बाजार पूरी तरह से साफ हो जाता है और यहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत
वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होता है, मांग और पूर्ति, ये दोनों शक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू।